हेलो फ्यूचर चार्टर अकाउंटेंट्स, कैसे आप सब। आज का टॉपिक है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहले बात, नॉन प्रॉफिट होता क्या है। उससे पहले हम ये रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। याद है, हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ठीक है, ये हमने पढ़ चुका है। तो उसी के बेसिस में वो क्या था, मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी को, उसी के बेसिस में हमारा एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसका पढ़ने जा रहे हैं, इसका फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। इसमें थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होगा। इससे पहले एनपीओ होता क्या, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर ये तो फुल फॉर्म हुआ, होता क्या है सर, ये तो बताओ सर। ये एनपीओ क्या होता है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो मुनाफा के लिए, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। ऐसा नहीं है कि एनपीओ का लॉस होता है, ये कंसेप्ट गलत है। एनपीओ का लॉस होता है ऐसा मैं नहीं बोल रहा, लेकिन एनपीओ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करता। उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसका मेन प्रॉफिट होता है सोसाइटी के लिए सर्व करना, किसी का हेल्प करना, चैरिटी करना। जैसे एनजीओ हो गया, ठीक है, उसका चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गया। ऐसा नहीं है कि स्कूल में प्रॉफिट नहीं होता, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कंसेप्ट एकदम गलत है कि प्रॉफिट नहीं होता स्कूल कॉलेजेस में प्रॉफिट होता है, बट उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जैसे हमारे अनूप इंस्टीट्यूट, हमारे प्रॉफिट होते भी नहीं है, ठीक है, हमारे मोटिव भी नहीं है प्रॉफिट कमाना। हम अलग अलग बिजनेस भी करते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है बच्चों को मेन एजुकेशन करना। हम पैसा के लिए नहीं काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि सारे बच्चे सीए के पढ़ाई करें, सीएस के पढ़ाई करें, सीएमए के पढ़ाई करें, मतलब जो भी कर रहे हैं उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, उनको टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ मिले। इसलिए हमने हर एक चीज़ का नॉमिनल फी भी रखा। हमारा मेन मोटिव क्या है, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। हमारा मेन मोटिव पैसा कमाना एकदम भी नहीं है। तो जिस कंपनीज के, जिस ऑर्गेनाइजेशन के मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता, उसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस नाम से क्लियर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल अकाउंटिंग एंटिटी ऑपरेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज अ होल एंड नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रोप्राइटर, पार्टनर और शेयर होल्डर। मतलब कंपनी किसके लिए काम करती है, सोसाइटी के लिए, खुद के लिए नहीं, खुद का प्रॉफिट के लिए नहीं। जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गया, अपना सबसे बेस्ट एग्जांपल है अनूप इंस्टीट्यूट। ये भी प्रॉफिट मोटिव नहीं है। देखते ना कितना नॉमिनल फी रख रहे थे। देखो क्या मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेंडर सर्विस एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कमाना हमारा मेन मोटिव नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में क्या हो गया, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेज, क्लब्स, चर्च, स्पोर्ट्स, कल्चरल सोसाइटी। जो भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो चैरिटी करता है, जो मेन मोटिव जिसका प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उस सभी को बोलते हैं एनपीओ। अब एनपीओ में क्या होता है, जैसे हमने फाइनल अकाउंट में क्या पढ़ा था, ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। एनपीओ में क्या बनता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। हमने क्या पढ़ा था फाइनल अकाउंट में, अपना बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हमने सीख लिया। अब एनपीओ में क्या बनता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, सेम लाइक एज कैश अकाउंट। जैसे कैश बैंक अकाउंट बनता है ना, उसी के तरह होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नाम से क्लियर है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एक्सपेंस डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, इनकम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट समझा ना। और बैलेंस शीट तो अपना सेम बैलेंस शीट जैसे ही हो गया। बहुत ईजी है ये चैप्टर, अगर फाइनल अकाउंट समझ गए तो बहुत ईजी है। देखो बच्चों, टू बी ऑनेस्ट, फाइनल अकाउंट अगर आपने नहीं देखा ना, पहले वो लेक्चर देखो फिर ये लेक्चर देखो, वरना आपको दिक्कत आएगा। बाकी आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं कि मैं इसको अलग से पढ़ाऊंगा, इसको भी मैं अच्छे से पढ़ा के दूंगा। देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है,
समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? समरी ऑफ कैश बुक। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। जैसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट लेते हैं, जैसे वहां पे अपने नेट प्रॉफिट दिखाते थे ना, इसके जगह सरप्लस दिखाएंगे, नेट प्रॉफिट की जगह सरप्लस दिखाएंगे। वो क्या हो गया? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। मतलब इनकम मेरा 10,000 है और एक्सपेंस मेरा 8,000 है, तो 2,000 मेरा क्या हो गया? सरप्लस। और अगर उल्टा हुआ, मान लो इनकम मेरा 15,000 है, एक्सपेंस मेरा 18,000 है, तो डेफिसिट क्या हो गया? अपना डेफिसिट क्या हो गया? 3,000 डेफिसिट हो गया। डेफिसिट मतलब एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। और बैलेंस शीट क्या हो गया? बैलेंस शीट सेम लाइक बैलेंस शीट। ये आपको एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट के बारे में बताता है। तो आप ये समझा आपको। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनेगा? एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट सेम लाइक कैश बुक हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम लाइक प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट अपना एसेट, लायबिलिटीज और कैपिटल के बारे में हो गया। इसमें 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन। इस ये एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, ये एग्जाम में रहेगा ही रहेगा, और इसका थोड़ा ट्रिकी आता है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी सब चीज भी रहेगा, डोनेशन, इंट्रांस, एडमिशन फी, बट ये सब इजी है। मेन इसका आपको समझना है सब्सक्रिप्शन ही। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जैसे सब्सक्रिप्शन आपको भी पता है ना, जैसे मान लो मेरे को मंथली सब्सक्रिप्शन चाहिए कोई चीज का। जैसे मैं मान लो दिल्ली में मैं बाहर खाना खाता हूँ, मान लो मैं पीजी में रहता हूँ और एक आंटी से मैं खाना लेता हूँ, डेली खाना लेता हूँ। डेली खाना का है आपको 50 रुपया पर मील, तो इंटू 3 हुआ, 3 मील पर डे इंटू 30 डेज, ये आता है आपका पर मंथ 4500। अब मैं बोलूंगा आंटी को कि मैं आंटी मंथली सब्सक्रिप्शन चाहिए, मैं हर महीना लूंगा, पूरा महीना लूंगा मैं। मान लो मैं महीना में 28 दिन भी लेता हूँ, तो आंटी बोलेगी तो भी आपको 3800 देना पड़ेगा। ये होगा मंथली सब्सक्रिप्शन कि मैंने मंथली सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब चाहे मैं खाऊं नहीं खाऊं मेरा 3800 ही लगेगा। एटलीस्ट 4500 से कम हुआ ना, मान लो 35 लगेगा, चलो ये भी मान लो, जो भी है मंथली सब्सक्रिप्शन क्या हो गया। जैसे आप भी नेटफ्लिक्स सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप नेटफ्लिक्स, अमेजन ये सब का तो देखते हो ना, दिन भर तो मूवी देखते हो, तभी तो आपका नहीं हो रहा। नहीं सर हम क्लास करते हैं सर, ऐसे मत बोलो सर, पूरा डेडिकेशन के संग आए, आप ऐसे बोल दोगे सर, ठीक है सॉरी भाई, ठीक है। तो भी नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन वगैरह लेते हो ना, तो वो भी क्या है? सब्सक्रिप्शन का एग्जांपल है, समझे सर? देख रहे हो हम अनुप इंस्टीट्यूट का सेट लगा के पढ़ा रहे हैं, ध्यान दो, आप ही के लिए ये सब कर रहे हैं बच्चों, प्लीज ध्यान दो। क्या सर भी चीज आप क्या फ्लो में चल जाते हो। चलो अब आप बोल ही दिए तो एक फ्लो में गाना सुन लेते हैं अपने, ठीक है। कृष्णा जी का कोई गाना सुनना है? नहीं सर कुछ अच्छा सुनाओ, ये भी अच्छा ही था। चलो, ये प्यार क्या होता है, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे मैं कहूँ ओ यारो ये प्यार कैसे होता है। सर आपने कहा था कि एनपीओ में मुनाफा नहीं होता है, बट सर हम तो हर हॉस्पिटल में सिर्फ फायदा ही देखते हैं। हाँ बच्चों हॉस्पिटल में प्रॉफिट होता है, मैंने आपसे क्या कहा बच्चों कि एनपीओ मतलब प्रॉफिट नहीं कमाना, ऐसा नहीं जरूरी, उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। अब आप कोई रिच हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लोगे जहाँ पे पेशेंट को 2 दिन के जगह 3 दिन एडमिट करता है, तो मैं उसके लिए कैसे कहूँ। लेकिन आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखो जहाँ पे आपको मेन प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, सोसाइटी के लिए सर्व किया जाता है।
और दूसरा चीज मैंने बोला कि फाइनल अकाउंट की तरह ही एनपीओ का अकाउंट बनता है, जिसमें हम अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, वो सिंपल कैश अकाउंट जैसा होता है। दूसरा अपने बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट जैसा होता है। तीसरा अपने बनाते हैं बैलेंस शीट। चलो बस इतना ही। सर क्या गाना गाए, भजन जैसे लगने लग गया, सॉरी। गुड, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। बट धीरे धीरे अपने गाना के संग ऐसे मन लगा के पढ़ाई करेंगे। मस्ती होना चाहिए अपना क्लास में, फुल मस्ती करके पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन मस्ती भी जरूर करेंगे बच्चों। अब आओ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में समझते हैं कि होता क्या। अब हो गया बाबू, अब वापस फ्लो में आ जाओ, टाइम पास खत्म करो। एक ब्लू टी शर्ट रील देखने लग गया, वापस बैठ के अब इधर आओ, अभी तो मस्ती किए। सर आप बार बार ब्लू टी शर्ट के बारे में क्यों बोलते हो सर? ज्यादातर ब्लू टी शर्ट लगा के पढ़ाई करते हैं, इसलिए ऐसे ब्लैक टी शर्ट भी देख रहे थे, मुझे पता है वो लड़की देख रही है। समरी ऑफ कैश बुक, ठीक है। सिंपली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? समरी ऑफ कैश बुक, ठीक है। सर बार बार बता रहे हैं, देखो वापिस से वही चीज, समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। अब होता क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से करे अपने, वो तो सीख रखा है कैश बुक कैश अकाउंट, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। तो पढ़ो इलस्ट्रेशन क्या है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर स्वराज क्लब। क्या? स्वराज क्लब, क्लब का नाम सुनते ही अच्छा एनपीओ से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे बताया कि एंट्रांस फी है 300 रुपया मिला, मेंबरशिप फ्री 3,000 रुपया मिला, डोनेशन मिला 10,000 का, फूड स्टॉप सेल्स 1200 का। सैलरी वेजेस क्या हो सकता है? एक्सपेंस, मतलब पेमेंट किया हमने। सैलरी वेजेस मुझे क्यों मिलेगा? हम तो पे भी करेंगे ना। परचेज ऑफ फूड स्टॉप क्या होगा? परचेज किया मतलब पेमेंट किया। कंस्ट्रक्शन किया मतलब पेमेंट किया। जनरल एक्सपेंडिचर 600 मतलब पेमेंट किया। रेंट एंड टैक्सेस पेमेंट किया। बैंक चार्जेस पेमेंट किया। कैश इन हैंड 1 अप्रैल, तो हम कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2022 को। 1 अप्रैल 2022 को क्या था? ये 2022 को, 2021 को 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग बैलेंस, ये हो गया। जो बैलेंस बीडी लिखते थे अपने, याद है कैश बुक में, वही हो गया ओपनिंग बैलेंस। 31 मार्च को क्या हो गया? क्लोजिंग बैलेंस। फिर कैश इन बैंक, दोनों बनता है इसमें। बैंक अकाउंट कैश अकाउंट अपने अलग अलग बनाते थे ना, इसमें दोनों को एक संग बनाना, समझे? और आपका ये क्लोजिंग बैलेंस मैच हो जाना चाहिए। जो क्लोजिंग बैलेंस दिया ना 31 मार्च का ये मैच हो जाना चाहिए। अब वो बनाते हैं, फॉर्मेट बनाना है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये हो गया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे लिखो रिसीट्स, यहाँ पे लिखो अमाउंट रुपीज, यहाँ पे लिखो पेमेंट अमाउंट रुपीज। अब देखो कहाँ गया? 1 अप्रैल को क्या है? ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड का, देखो टू बैलेंस बीडी कैश अकाउंट में 200 रुपया और बैंक अकाउंट में 400 रुपया, ठीक है। अब क्लोजिंग बैलेंस लिख दो, जब पता ही अपने को, बाय बैलेंस सीडी कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, कितना कितना रुपया? 350 रुपया और 590। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को बस एंट्रीज लिखना है। अब मेरे को बताओ इंट्रांस फी, ये क्लब है, इस क्लब में हमने क्या किया? पहले इंट्रांस फी लेते हैं। जैसे आप भी कोई स्कूल में एडमिशन लेते हो तो पहले इंट्रांस फी होता है ना, इंट्रांस एग्जाम लेता है, उसके लिए अलग से इंट्रांस फी लगता है ना, वो इंट्रांस फी। तो स्कूल के हिसाब से सोचो, स्कूल को क्या हुआ? इंट्रांस फी मिला, रिसीट हुआ, क्या हुआ? एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। आपने जब पैसा दिया तो स्कूल को क्या मिला? पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हुआ? इंट्रांस फी। तो अपना यहाँ पे क्या आएगा? टू इंट्रांस फी 300 रुपया,
उसके बाद क्या हुआ, मेंबरशिप फी। जैसे आपका मान लो एडमिशन हो गया, स्कूल में एडमिशन एंट्रेंस आपने क्लियर किया, आपका एडमिशन हो गया, इसका एडमिशन फी होगा, फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट। उसी तरह क्लब में क्या होगा, क्लब में पहले एंट्रेंस हो गया, उसका मेंबरशिप फी, हर साल का आप मेंबर बनोगे, हर साल आपको ये फैसिलिटी मिलेगा, उसका मेंबरशिप फी लगेगा। तो क्लब के हिसाब से क्या होगा, क्लब को पैसा मिल रहा है, तो 2 मेंबरशिप फी 3000। फिर क्लब बोलते हैं मैं डोनेशन भी लूंगा, आपके स्कूल वाले भी आजकल लेने लग गए डोनेशन, पता ना आपको डोनेशन, तो उसके क्या हुआ, डोनेशन भी क्लब को मिला। फिर क्या होता है, मान लो क्लब में बच्चे लोग जो भी आदमी लोग आते हैं वो 5-6 घंटा रहते हैं, उनको भूख लग जाता है, तो क्या हुआ, क्लब खाना भी बेचता है, तो खाना बेच के कुछ पैसा कमाता है, तो फूड स्टॉक, तो 2 फूड स्टॉक, वो भी पैसा मिला, सेल्स है, देखो सेल्स है मतलब ही पैसा मिलना होगा। अब खर्चा देखो, सैलरी एंड वेजेस, स्टाफ काम करेंगे, मैं उनको पेमेंट करूंगा, तो बाई सैलरी एंड वेजेस कितना है, 1200 रुपया। इसके बाद परचेज ऑफ फूड स्टॉक 800 रुपया, परचेज किया मतलब पेमेंट किया। सर क्रेडिट में भी तो परचेज कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो अपने को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, तो समझो कैश पेमेंट किया या बैंक पेमेंट किया। कंस्ट्रक्शन किया हमने, कुछ क्लब में कंस्ट्रक्शन किया, उसमें भी पेमेंट हुआ। इसमें अपने को ये नहीं देखना कि ये अपना बैलेंस शीट में जाने वाला आइटम था कि इनकम एक्सपेंडिचर इस बार का एक्सपेंस है, ये चीज़ नहीं। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब वो अपना क्या है, कैपिटल एक्सपेंस है ना, तो वो जाएगा बैलेंस शीट में, फिक्स एसेट हुआ वो। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में ये सब चीज सोचना नहीं, जो भी पेमेंट अपने कैश में किया वो पेमेंट साइड में आएगा, जो भी पैसा अपने को मिला वो अपने रिसीट साइड में आएगा। इसीलिए इसमें ये चीज नहीं सोचना है, सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है कि आपको ये चीज नहीं सोचना है कि वो बैलेंस शीट आइटम है कि क्या है, आपको बस पैसा गया है, जैसे कैश अकाउंट में पैसा गया है तो बस लिखना है, रिकॉर्ड करना है उसी तरह 11,000। जनरल एक्सपेंस था भाई, जनरल एक्सपेंस ये भी खर्चा है, पेमेंट हुआ, इसका मतलब कितना 600। फिर रेंट एंड टैक्सेस, रेंट आपने पे किया, ये भी खर्चा हुआ, कितना 400 रुपया। फिर बैंक चार्जेस भी अपना पेमेंट हुआ, खर्चा हुआ। खर्चा है या नहीं वो नहीं सोचना है, बस पेमेंट है मतलब पेमेंट साइड में आएगा। रिसीट एंड पेमेंट का यही खासियत है। अब एसेट के लिए पेमेंट हुआ है कि खर्चा हुआ है वो अपने को नहीं पता, वो अपने को सोचना ही नहीं है आप। अब देखो ये बैलेंस हो जाना चाहिए, देखो जोड़ो 200 400 6 6 9 3900 13,900 13,000 14,100 14,000 15,100। देखो 2,000 13,000 14,000 14,000 के बाद 160 350 590। हाँ देखो 15,100 हो गया, तो ये भी 15,100 देख लो। बस ये मैच हो जाना चाहिए, देखो मैच हो गया, बस खत्म। रिसीट एंड पेमेंट इतना ही है, कितना सिंपल था। अब आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, सेम लाइक प्रॉफिट लॉस अकाउंट, कुछ भी नहीं है, सेम लाइक प्रॉफिट लॉस अकाउंट। लेकिन अगर अपना नेट प्रॉफिट आ रहा है तो नेट प्रॉफिट की जगह अपने क्या लिखेंगे, सरप्लस। प्रॉफिट इज प्लस सरप्लस। और नेट लॉस आ रहा है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, डेफिसिट। सर इस बार आप ना हमें प्रॉफिट का भी एक क्वेश्चन करा देना, डेफिसिट का भी एक क्वेश्चन करा देना, जरूर जरूर। देखो रेवेन्यू अकाउंट क्यों प्रिपेयर होता है, टू फाइंड सरप्लस और डेफिसिट। इसी तरह इनकम एक्सपेंडिचर क्यों प्रिपेयर होता है, टू फाइंड सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, इसमें भी मैचिंग कंसेप्ट लगेगा, इसमें भी मैचिंग कंसेप्ट लगना है। इसमें आपका चाहे कैश आइटम हो, जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या था, सिर्फ कैश आइटम आएगा। रिसीट एंड पेमेंट में क्या था, देखो यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, हाँ कैश आइटम है, कैश बुक है इसलिए सिर्फ कैश आइटम आएगा। लेकिन इनकम एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं है। जैसे डेप्रिसिएशन क्या होता है, नॉन कैश आइटम होता है। डेप्रिसिएशन ऐसा चीज नॉन कैश होता है। आपने जब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया तो एंट्री क्या हमारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। मान लो मशीनरी का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसमें कोई कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ क्या, नहीं। लेकिन ये आपका डेप्रिसिएशन क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंडिचर में आएगा। इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर में आएगा। रिसीट पेमेंट में कहीं जाएगा क्या, आपने कुछ पेमेंट किया, कुछ कैश गया, नहीं, तो रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आएगा।
रिसीट एंड पेमेंट में एक क्रॉस रहेगा, ठीक है। और कैपिटल आइटम भी इसमें एक्सक्लूड रहेगा। जैसे मैंने आपको क्या बोला था कि अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल आइटम आ सकता है, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब, वो अपना कैपिटल आइटम था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, बैलेंस शीट आइटम था, एसेट का आइटम था, लेकिन वो अपना रिसीट एंड पेमेंट पे रिकॉर्ड हुआ। वो अपना इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड हो सकता है क्या? कुछ खर्चा है क्या? अपना खर्चा तो है सर, लेकिन 1 साल का खर्चा नहीं है, 3-4 साल अपने को फ्यूचर में यूज होगा। एसेट क्या होता है? एसेट इज अ रिसोर्स दैट कैन प्रोवाइड बेनिफिट इन फ्यूचर। तो इसका मतलब ये अपना इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं होगा, समझा? चलो अब एक एडजस्टमेंट आपको सिखाना था सब्सक्रिप्शन का। हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, आज सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट सीखेंगे, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, धीरे धीरे अपने लेके जाएंगे, क्योंकि कोई घाई नहीं है। अभी एग्जाम में टाइम बचा है बच्चों, मेरे को भी पता है एग्जाम आने वाला है, बट चल हो जाएगा, डरो मत। देखो सब्सक्रिप्शन का अपने यहीं से करते हैं। चलो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश 4200, इट इंक्लूड्स 1600 फॉर 2021। ये अपना 2022 का है, लेकिन क्या है 1600 2021 का है एंड 600 2023 का है, ठीक है। अब समझो, इधर में पहले आपको दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो 2021-22 में मेरा सब्सक्रिप्शन है 10,000, ठीक है, लेकिन मेरे को कैश मिला है 2021-22 में 12,000, ठीक है, कैश इतना मिला। अब 2020-21 में क्या हुआ था? 2020-21 में क्या हुआ था? मुझे सब्सक्रिप्शन मिला था, सब्सक्रिप्शन उस टाइम भी 10,000 था, लेकिन मेरे को उस टाइम कैश में मिला था 9,000, ठीक है। इस बार मैंने कितना दे दिया इसलिए 12,000, उसमें से 10,000 तो ये वाला हो गया, 1,000 यहाँ से कम मिला था तो ये वाला हो गया, मतलब 1,000 किसका हो गया? 20-21 का। और मैंने क्या कर दिया, 1,000 रुपया 22-23 का भी दे दिया। देखो समझो, मेरा 2021-22 का सब्सक्रिप्शन कितना था? 10,000, लेकिन मैंने कैश कितना दिया? 12,000, तो मेरा क्या हो गया? 10,000, तो इससे परटेन हो गया, ये समझा। अब बचा कितना? 2,000। अब 2,000 में क्या हुआ? 2020-21 को देखे तो 20-21 में क्या हुआ था? 10,000 का सब्सक्रिप्शन था, उस टाइम मेरे पास 9,000 रुपये था, तो बस मैंने 9,000 दिया, तो मतलब 1,000 रुपये इसके लिए भी बचा था, तो इसमें से 2,000 में से क्या हो गया? 1,000 रुपया उसके लिए हो गया लास्ट ईयर का, और बचा हुआ 1,000 रुपया क्या हो गया? नेक्स्ट ईयर के लिए। 2021-22 में खड़े हैं तो नेक्स्ट ईयर कब हो गया? 2022-23, समझा? जब इसको करेंगे कैसे सर, ये बताओ। अब देखो, ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। ये ध्यान से सुनना, बच्चों को यहीं पे दिक्कत आता है पूरा एनपीओ में, एक ही दिक्कत वाला बात, पेमेंट अकाउंट। अब मेरे को बताओ 2021-22 में कैश कितना रिसीव हुआ है? 2020-21 को भूल जाओ, नहीं तो क्या करते हैं, हाँ ऐसे कर लेते हैं, ये 2020-21 है, ये 2021-22 है, ठीक है। अब मेरे को बताओ 2020-21 में कैश कितना मिला था? 9,000। 2021-22 में कैश कितना मिला? 12,000, बस खत्म। यहाँ पे होगा सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन, बस ये खत्म, रिसीट एंड पेमेंट खत्म। हाँ, बचा हुआ तो ओपनिंग बैलेंस ये सब करके आपको ये बैलेंस हो जाना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस आपका मैच करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दिक्कत यहीं पे, पर्टिकुलर्स मतलब इनकम, अरे इधर में लिखना एक्सपेंस, डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंस, एक्सपेंस अमाउंट, इनकम अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिसीट एंड पेमेंट में पहले देखो, इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना है? 21-22 का 12,000, बस यहाँ पे 12,000 लिख देना, इनकम हो गया 12,000। अब मेरे को बताओ इस साल का इनकम होना कितना चाहिए था? 10,000,
ठीक है, तो अपने को ये पता है 2000 लेस करना है, किस किस का लेस करना है, लेस 2020 और 21 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 2020-21 में क्या होता, हमें बस 9000 मिला, तो 1000 रुपये क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग हुआ। याद है आउटस्टैंडिंग का मीनिंग, कि इस साल हमें नहीं मिला, अगले साल मिलना चाहिए। मतलब मेरा इस साल 10,000 का इनकम था, उसमें से मुझे 9000 बस मिला, तो 1000 रुपये मेरा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग, जो अपने एक्रूड इनकम बोले थे, याद है वही चीज। तो लेस 2020-21 का क्या हो गया, एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, वो लेस किया। और लेस 2021-22 का तो हो गया, 22-23 का क्या हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ₹1000। तो अब क्या होगा, नेट में देखो इनकम कितना आ गया, 10,000। होना का इतना चाहिए था इनकम 2021-22 में, 10,000। 10,000 रिकॉर्ड हो गया, बस यही फंड है, इतना सिंपल। अब आओ ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करोगे तब लगेगा कितना सिंपल है, लेकिन ये समझ गए ना बच्चों तो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो अब डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। कैलकुलेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो बनाते हैं पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंस एक्सपेंडिचर लिख लो, अमाउंट इनकम अमाउंट, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है, ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश कितना है, ड्यूरिंग 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश कितना है, 42,000। मतलब हमें कैश में कितना मिला, 42,000। 2022 में हमें कैश मिला है 42,000। उसमें से 2021 का कैश है 1600, मतलब 2021 का आउटस्टैंडिंग है 1600, ठीक है। और 2023 का इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है कितना है, 600, ठीक है। ये समझा, क्या बोला, 42,000 का मैं कैश मिला, ठीक है। उसमें से 2021 का कितना है, 1600, और 2023 का कितना है, 600। मतलब 42,000 आपका इनकम है, मतलब कैश इनकम है, जिसमें से 1600 अपना इस साल का नहीं है, साथ ही साथ 600 भी इस साल का नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2021 का है और ये 2023 का है, ठीक है। ये समझा। ऑल्सो 3,000 एंड स्टिल टू बी रिसीव्ड फॉर 2022। 2022 में क्या हुआ पता है, हमें 42,000 का कैश मिला, उसमें से 1600 चला गया अपना 2021 के लिए, और कितना चला गया, 600 चला गया 2023 के लिए। बचा कितना गया, 2200 गया, तो मतलब 39,800 वो किसके लिए बचा, 2022 के लिए। अब बोलता है कि 3,000 जो है वो हैज स्टिल टू बी रिसीव, मतलब अभी तक हमें और 3,000 चाहिए था, वो जो नहीं मिला, 3,000 और मिलना था हमें। 2022 में हमें 4200 तो मिल गया, 42,000 तो मिल गया, लेकिन उसमें से 1600 कुछ 2021 के लिए था, लास्ट ईयर के लिए था, और 2023 के लिए 600 रुपये था, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए 600 रुपये था। तो बचा कितना, 39,800, वो हमारा इस साल के लिए 2022 के लिए। लेकिन बोलते हैं अभी 2022 में 3,000 और मिलना बचा, हमें 3,000 और मिलना बचा, जो हमारा क्या हो गया 2022 के लिए आउटस्टैंडिंग, 2022 के लिए क्या हो गया आउटस्टैंडिंग। बस तो सर एक बात बताओ, जो ये मिला हम इस साल के लिए नहीं मान सकते, नहीं, क्वेश्चन में नहीं बोला है तो नहीं मान सकते।
क्वेश्चन में बोला होता तो मान लेते, क्वेश्चन में बोला होता कि 2021 के लिए अभी तक कुछ नहीं मिला, 2023 के लिए अभी तक कुछ नहीं मिला, जो भी मिला है वो 2022 के लिए, तो अपने मानते। नहीं बोला है तो नहीं मानेंगे बस। तो क्या करेंगे, 3000 ऐड क्यों हुआ, क्योंकि हमें और 3000 मिलना बचा। हमारा इनकम हिसाब से कितना होना चाहिए था, 42,000 माइनस 6 मतलब 39,800 क्यों हुआ, क्योंकि सर हमें उतना का कैश मिला, हमें मिला तो 42,000 का था, उसमें से 1600 लास्ट ईयर का था, 600 नेक्स्ट ईयर का था, तो बचा कितना सर 39,800, वो हमारा इस साल का इनकम। लेकिन सर हमें 3000 और मिलना बचा, इस साल में हमें और 3000 मिलना बचा, तो वो भी हमारा इनकम हुआ, तो ये हमारा इन टोटल इनकम हुआ, कितना हुआ 42,800, 39 प्लस 3000 कितना होता है 42,800। देखो 42,800 कितना सिंपल है, बहुत इजी है। बस इसको थोड़ा स्ट्रक्चर वे में लिखना, पहले ऐड करेंगे, ऐड में ऐड करेंगे, तो इसका लेस करेंगे, बस खत्म। कितना इजी था सब्सक्रिप्शन अकाउंट। इसी तरह मन लगा के पढ़ाई करेंगे, कल इसको और इजी बनाएंगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी होगा। तो आज जाके ये वाला एक बार क्वेश्चन देखना, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखना, ये होमवर्क है, नहीं समझ में आया कल वापस मैं एक्सप्लेन करूंगा, बस मन लगा के पढ़ाई करो। एग्जाम बहुत जल्द है, लास्ट 45 डेज का स्ट्रेटेजी बनाया हुआ है, उसको भी ओवरव्यू करो और पढ़ाई मन लगा के करना। चलो धन्यवाद दोस्तों।